नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सर्दियां आते ही घर में एक छोटा सा दोस्त वापस आ जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर। दोस्त जो जेब पर बहुत बहुत भारी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे ही उसे ऑन करो, लगता है घर का बिजली का मीटर किसी रेस में दौड़ रहा है। और सवाल मन में उठता है, आखिर ये छोटा सा डिवाइस इतनी ज्यादा बिजली क्यों खाता है? हाँ, 1000 वॉट, 2000 वॉट, ये नंबर देखकर ही बिल का अंदाजा लग जाता है। ये सवाल बिल्कुल जायज है। मतलब एक तरफ हमारे पास एलईडी बल्ब्स हैं जो 10 वॉट में पूरा कमरा रोशन कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये हीटर है जो 2000 वॉट खींच लेता है। आखिर ऐसा क्यों? ये विरोधाभास ही है जो सबको उलझाता है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम थोड़ी पड़ताल करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रो वायर चैनल का एक विश्लेषण है जो हमारी केस फाइल की तरह है। अच्छा। और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि इस आम से दिखने वाले उपकरण के अंदर ऐसा क्या राज छुपा है जो इसे इतना बड़ा एनर्जी का मुजरिम बनाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं ये जांच। ठीक है, तो हमारी पड़ताल का पहला सुराग हमें हीटर के दिल में मिलता है। उसकी वो जो चमकती हुई कॉइल होती है। हमारी केस फाइल के मुताबिक सारा खेल वहीं से शुरू होता है। हाँ, ये हमारी जांच का ग्राउंड जीरो है। ये कॉइल जो नाइक्रोम नाम के खास मिश्र धातु से बनी होती है, हीटर की पूरी कहानी की नायिका भी है और कह सकते हैं खलनायिका भी। नायिका और खलनायिका, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और इसकी सुपर पावर है बहुत ज्यादा प्रतिरोध, मतलब हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए, ये बिजली के रास्ते में खड़ा एक बहुत जिद्दी पहलवान है। इसका काम ही है करंट के बहाव को रोकना, उससे लड़ना। अच्छा। और विज्ञान का नियम कहता है कि जब भी करंट को इतनी रुकावट का सामना करना पड़ता है तो इस कुश्ती में जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। इसी को जूल हीटिंग कहते हैं। मतलब ये कोई खराबी नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये करंट के लिए एक मुश्किल रास्ता हो, एक तरह का इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक जैम। क्या बेहतरीन तरीके से कहा है, इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक जैम। बिल्कुल यही होता है, और ये जैम जितना बड़ा होगा गर्मी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा। अब यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। अभी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता हाँ, है, थोड़ा सा। लेकिन इसका मतलब बहुत मजेदार है। मान लीजिए आपके घर में आने वाला वोल्टेज V पानी के प्रेशर की तरह है जो लगभग फिक्स रहता है। ठीक है, वोल्टेज यानी पानी का प्रेशर फिक्स है। हाँ, अब अगर इंजीनियर एक ऐसा पाइप यानी कॉइल चुने जो बहुत चौड़ा हो, मतलब जिसका प्रतिरोध R बहुत कम हो, तो क्या होगा? तो पानी तेजी से बहेगा। बहुत तेजी से। उस फिक्स प्रेशर पर पानी यानी करंट का बहाव इतना जबरदस्त हो जाएगा कि पूरा सिस्टम ही उड़ सकता है, घर का फ्यूज उड़ जाएगा। अरे, वो बेकाबू हो जाएगा। इसीलिए वो जानबूझकर एक संकरा पाइप यानी हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल चुनते हैं। ये संकरापन करंट के बहाव को नियंत्रित करता है, लेकिन साथ ही घर्षण से बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा करता है। वाह। तो ये 1000 या 2000 वॉट की रेटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा इंजीनियरिंग डिजाइन है ताकि हमें नियंत्रित तरीके से ज्यादा गर्मी मिल सके। तो ये एक तरह का नियंत्रित ऊर्जा का विस्फोट है जिसे हम आरामदायक गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। चलिए, हमारी जांच का पहला सुराग पक्का हो गया। मुजरिम का हथियार है हाई रेजिस्टेंस। सही। अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। घर के दूसरे उपकरण जैसे पंखा या टीवी, वो भी तो बिजली इस्तेमाल करते हैं। फिर हीटर इतना बदनाम क्यों? ये हमारी जांच का सबसे दिलचस्प मोड़ है। यहाँ हमें ऊर्जा के रूपांतरण यानी उसके रूप बदलने के तरीके को समझना होगा। ठीक है। आपका पंखा बिजली को घुमावदार गति में बदलता है, एलईडी बल्ब उसे रोशनी में बदलता है। इन सब कामों में ऊर्जा का इस्तेमाल थोड़ा घुमावदार है। लेकिन हीटर बहुत सीधा साधा है, कोई लाग लपेटने। वो बिजली से कहता है, मुझे तुम्हारी कोई और कलाबाजी नहीं देखनी, बस मुझे गर्मी दो। और वो लगभग 100% विद्युत ऊर्जा को सीधे सीधे गर्मी में बदल देता है। एक मिनट, अगर वो 100% ऊर्जा को गर्मी में बदल रहा है तो तकनीकी रूप से तो ये सबसे कुशल उपकरण हुआ। इसमें तो कोई बर्बादी ही नहीं हो रही। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि यहीं पर दक्षता शब्द का दोहरा मतलब सामने आता है। ऊर्जा रूपांतरण के नजरिए से देखें तो हाँ, ये 100% कुशल है, कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है आपकी जेब और बिजली का बिल। उस नजरिए से देखें तो ये सबसे अकुशल और महंगा काम है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, बिजली के लिए रोशनी या गति पैदा करना एक साधारण डिनर जैसा है, लेकिन गर्मी पैदा करना
वो एक शाही दावत जैसा है। शाही दावत? हाँ, जिसमें ऊर्जा की खपत बेतहाशा होती है। अब बिजली का सबसे प्रीमियम रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रकृति में गर्मी ऊर्जा का सबसे बिखरा हुआ रूप है और उसे एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा बिजली खींचनी पड़ती है। तो मतलब हीटर का डिजाइन इतना सरल है कि वो बिजली से सबसे महंगा काम करवाता है। ये तो बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरा सुराग भी मिल गया। ये सीधे सीधे गर्मी बनाता है, जो बिजली का सबसे खर्चीला काम है। अब एक व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। मान लीजिए एक सामान्य 10 बाई 12 फुट का कमरा है। उस कमरे को आरामदायक बनाने के लिए आखिर कितनी ऊर्जा चाहिए? ये सवाल हमें सीधे हीटर की पावर रेटिंग के पीछे की वजह तक ले जाता है। हमारी केस फाइल के मुताबिक एक औसत आकार के कमरे को ठीक-ठाक गर्म करने के लिए लगभग 1000 से 2000 वॉट की लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। लगातार शब्द पर आप जोर दे रही हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे दो बड़े विलन काम करते हैं। पहला है कमरे का आयतन, यानी कमरे में कितनी हवा है जिसे गर्म करना है। और दूसरा? और दूसरा जो असली दुश्मन है वो है गर्मी का क्षय, यानी हीट लॉस। हीट लॉस मतलब वो गर्मी जो कमरे से बाहर भाग रही है। जैसे मेरे पुराने घर में खिड़की के नीचे से हमेशा ठंडी हवा आती रहती थी। क्या वो हीट लॉस है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। हीट लॉस का मतलब है कि आपका कमरा कितनी तेजी से गर्मी खो रहा है। खिड़कियों के शीशे, दरवाजों के नीचे की दरारें, पतली दीवारें, छत, ये सब चोर दरवाजे हैं। हाँ, ये सब चोर दरवाजों की तरह है जिनसे गर्मी लगातार बाहर भागती रहती है। हीटर को सिर्फ कमरे की हवा को गर्म नहीं करना होता, उसे उस गर्मी की भरपाई भी करनी होती है जो लगातार निकल रही है। बिल्कुल। कमरा जितना बड़ा होगा और उसमें हीट लॉस जितना ज्यादा होगा, कमरे को एक आरामदायक तापमान पर बनाए रखने के लिए हीटर को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी उतनी ही ज्यादा वॉट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बाजार में वो छोटे छोटे कॉम्पैक्ट दिखने वाले हीटर भी औसतन 1500 वॉट के होते हैं। एकदम सही, क्योंकि भौतिकी के नियम हीटर के साइज को देखकर नहीं बदलते। उस छोटे से बॉक्स को एक बड़े कमरे की हवा को गर्म रखने की भारी जिम्मेदारी दी गई है। और उस छोटे से उपकरण को एक अथक योद्धा की तरह लगातार हीट लॉस से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए उसकी पावर रेटिंग ज्यादा होना एक जरूरत है, कोई विकल्प नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बाजार में तो कई तरह के हीटर आते हैं। कुछ वो पुराने जमाने के रॉड वाले, कुछ तेल से भरे हुए और कुछ पंखे वाले। क्या ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मूल सिद्धांत तो सबका एक ही है, प्रतिरोध से गर्मी पैदा करना। लेकिन गर्मी को कमरे में फैलाने का उनका तरीका अलग-अलग होता है। जैसे वो रॉड वाला हीटर है, उसे रेडिएंट हीटर कहते हैं। वो सूरज की तरह काम करता है। सूरज की तरह? हाँ, वो हवा को गर्म नहीं करता, बल्कि सीधे इंफ्रारेड किरणों से आपको या कमरे की चीजों को गर्म करता है। ये तुरंत गर्मी देता है। और वो तेल वाले? वो कन्वेक्शन हीटर्स हैं। वो धीरे धीरे अपने आसपास की हवा को गर्म करते हैं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है और एक साइकिल बन जाता है। इसमें समय लगता होगा? हाँ, इसमें समय लगता है, लेकिन गर्मी ज्यादा देर तक बनी रहती है। और फिर है फैन हीटर, जो कन्वेक्शन का ही तेज रूप है। वो पंखे से गर्म हवा को तेजी से पूरे कमरे में फैला देता है। लेकिन दिन के अंत में चाहे गर्मी किरणों से आए, हवा के बहाव से आए या पंखे से, उसे पैदा करने के लिए वो 2000 वॉट की ऊर्जा तो लग ही रही है। बिल्कुल, तरीके अलग हैं, लेकिन ऊर्जा की मूल लागत वही है। हाँ, ये सब एक ही एनर्जी के मुजरिम के अलग-अलग भेष हैं। ठीक है, अब उस सुराग पर आते हैं जो हमारी केस फाइल में सबसे चौंकाने वाला है, नाइक्रोम कॉइल का तापमान। ये सिर्फ गर्म नहीं होती, ये दहकती है। हाँ, ये वो आंकड़ा है जो पूरे मामले को एक नए स्तर पर ले जाता है। जब एक हीटर अपनी पूरी ताकत से चल रहा होता है, तो उसकी नाइक्रोम कॉइल का तापमान 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एक मिनट, क्या कहा आपने? 1200 डिग्री सेल्सियस? ये तो ज्वालामुखी के लावे जितना गर्म है। लगभग उतना ही। तो फिर हमारा हीटर पिघल क्यों नहीं जाता? बेहतरीन सवाल। हीटर इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि नाइक्रोम एक कमाल का मटेरियल है। इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये उस तापमान को झेल जाता है। और यही वजह है कि घर में आग लगने का खतरा इतना ज्यादा होता है? बिल्कुल, यही वजह है कि हीटर के आसपास किसी भी ज्वलनशील चीज जैसे पर्दे या कागज को रखना बेहद खतरनाक है। अब सोचिए,
1200 डिग्री सेल्सियस के इस चरम तापमान को लगातार बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होगा? बहुत ज्यादा बिजली। इसके लिए बिजली के स्रोत से एक निरंतर और बहुत भारी मात्रा में करंट का प्रवाह जरूरी है। जैसे ही आप हीटर बंद करते हैं, कॉइल सेकंडों में ठंडी हो जाती है। उसे उस दहकते हुए तापमान पर बनाए रखने के लिए उसे लगातार ऊर्जा पीनी पड़ती है। और यही निरंतर उच्च करंट का प्रवाह है जो हमारे बिजली के मीटर को घुमाता रहता है और बिल में जुड़ता जाता है। बिल्कुल। तो असली ऊर्जा की खपत सिर्फ एक बार गर्मी पैदा करने में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उस अत्यधिक गर्मी को मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे बनाए रखने में। अगर हम अपनी जांच की बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक सतत अपराध है जो तब तक चलता रहता है जब तक हीटर ऑन है। ये सब समझ में आता है। तो हमारा मुजरिम एक ब्रूट फोर्स अपराधी है। लेकिन अब दिमाग में एक और किरदार आता है, एयर कंडीशनर यानी एसी। हाँ, एक स्मार्ट और शातिर किरदार। एसी भी तो तापमान को नियंत्रित करता है। कुछ एसी तो सर्दियों में कमरा गर्म भी करते हैं। तो फिर एसी का बिल हीटर जितना डरावना क्यों नहीं लगता? वाह, अब आप इस केस के असली मास्टरमाइंड तक पहुंच रहे हैं। इसका जवाब टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े अंतर में छुपा है। एसी और रेफ्रिजरेटर एक बेहद चालाक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हीट पंप कहते हैं। हीट पंप? हाँ, यहाँ पर कीवर्ड पंप है। एक हीट पंप गर्मी पैदा नहीं करता, वो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पंप या शिफ्ट करता है। गर्मी को शिफ्ट करता है? ये कैसे होता है? जरूर। गर्मियों में आपका एसी कमरे के अंदर की गर्मी को एक चोर की तरह पकड़ता है और उसे बाहर फेंक देता है। ठीक है। सर्दियों में एक रिवर्स साइकिल एसी इसका ठीक उल्टा करता है। वो बाहर की ठंडी हवा से भी गर्मी को चुराकर उसे कंप्रेस करके कमरे के अंदर पंप कर देता है। एक मिनट, ठंडी हवा से गर्मी चुराकर? हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से 0 डिग्री पर भी हवा में गर्मी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में बिजली का इस्तेमाल सीधे गर्मी पैदा करने के लिए नहीं होता, बल्कि एक कंप्रेसर और पंखों को चलाने के लिए होता है जो इस गर्मी की चोरी को अंजाम देते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। तो इसकी दक्षता में कितना फर्क पड़ता है आंकड़ों में? जमीन आसमान का। यहीं पर आप चौंक जाएंगे। एक हीट पंप में आप 1 यूनिट बिजली खर्च करके 3 से 4 यूनिट के बराबर हीटिंग पा सकते हैं। क्या बात कर रही हैं? एक के बदले 3-4? हाँ, इसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP कहते हैं, जो 3 या 4 हो सकता है। अब इसकी तुलना हमारे सीधे साधे इलेक्ट्रिक हीटर से कीजिए, जिसमें कोई कंप्रेसर नहीं, कोई हीट पंप नहीं, कोई स्मार्ट टेक्निक नहीं। ये एक शुद्ध प्रतिरोधी तत्व है। इसका COP हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब है कि हीटर में 1 यूनिट बिजली डालने पर हमें सिर्फ 1 यूनिट गर्मी ही मिलती है, और एसी में 1 यूनिट बिजली से 3 से 4 यूनिट गर्मी मिल सकती है। बिल्कुल। अब आप समझ गए कि हीटर ऊर्जा बचत के मामले में इतना अनाड़ी क्यों है। ये तकनीक का सबसे सरल लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत वाला रूप है। वाह, तो हमारी जांच अब पूरी हो गई है। अगर हम इस पूरे केस को समेटें तो इलेक्ट्रिक हीटर एक एनर्जी का मुजरिम इसलिए है क्योंकि उसका पूरा डिजाइन ही ऐसा है। हाँ, उसकी बनावट ही ऐसी है। पहला सुराख, उसकी नाइक्रोम कॉइल का हाई रेजिस्टेंस। दूसरा, वो बिजली का सबसे महंगा काम यानी सीधे गर्मी पैदा करना चुनता है। तीसरा, उसे लगातार हीट लॉस नाम के दुश्मन से लड़ना पड़ता है। और आखिर में वो एसी की तरह कोई स्मार्ट हीट पंप तकनीक इस्तेमाल नहीं करता। केस सॉल्व हो गया है। आपने इसे पूरी तरह से सुलझा लिया है। अंत में स्रोत में कही गई बात ही सबसे सटीक है। हीटर बिजली खाता नहीं है, वो गर्मी बनाता है, और गर्मी बनाने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। ये हीटर के डिजाइन की एक विशेषता है, कोई खराबी नहीं। बिल्कुल। जब आप एक हीटर खरीदते हैं तो आप सादगी, कम लागत और तुरंत गर्मी पाने की सुविधा के लिए भुगतान कर रहे होते हैं, न कि ऊर्जा दक्षता के लिए। तो आज की हमारी पड़ताल ने ये साफ कर दिया कि हीटर का डिजाइन ही उसकी ज्यादा बिजली खपत की असली वजह है। ये एक ऐसा उपकरण है जो भौतिकी के सबसे बुनियादी, सबसे ब्रूट फोर्स नियमों पर काम करता है। हाँ, और वे नियम ऊर्जा की मांग करते हैं, और ये हमें एक बड़े विचार की ओर भी ले जाता है। ये विश्लेषण एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, एक बेहद सरल सीधी साधी तकनीक जो शुद्ध प्रतिरोध पर आधारित है, और दूसरी तरफ एक एयर कंडीशनर का हीट पंप है जो कहीं ज्यादा जटिल, महंगा और कुशल है। ये हमें टेक्नोलॉजी में और शायद जीवन में भी सरलता बनाम दक्षता के बीच के चुनाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अक्सर अपने जीवन में सबसे आसान और सीधा समाधान चुनते हैं?
भले ही लंबी अवधि में उसकी कीमत हमें ज्यादा चुकानी पड़े। ये विचार सिर्फ उपकरणों पर ही नहीं, बल्कि शायद हमारे कई अन्य निर्णयों पर भी लागू होता है। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।